हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रोल का बारे में। क्या क्या रोल मिलता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कितना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्या काम करना पड़ता है। ठीक है। सो ये वीडियो है फ्रेशर्स, स्टूडेंट और जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल अभी स्टार्ट किए हैं उसके लिए। उसका एक बिगर पिक्चर का आइडिया मिलेगा कि कैसे रोल चेंज होता है और क्या क्या रोल मिलता है। सो ये जो टेबल है इसमें हम पूरा क्लियरली एक्सप्लेन किए हैं कि क्या क्या रोल है, कितना एक्सपीरियंस, कोडिंग कितना चाहता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल क्या क्या होता है। सो एसोसिएट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर वन, SD1, SD2, सीनियर SD और SD3, टेक लीड, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग मैनेजर और डायरेक्टर, देन CTO। सो ये जितना सारे रोल है वो टेक रोल है। ठीक है। और अलग से हम लोग वीडियो बना देंगे कि मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, जो लोग MBA करके आते हैं उन लोगों को क्या पढ़ना है, वो अलग से बनाएंगे। इस सिर्फ टेक रोल का बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एसोसिएट इंजीनियर 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस, कुछ कुछ कंपनी का डिपेंड करता है। ये एसोसिएट इंजीनियर होता है SD1 और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सेम एक्सपीरियंस 0 to 1 और 0 to 2। इसका मेन फोकस होता है कि लर्निंग बेसिक्स और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उन लोगों को लो टू मीडियम, मतलब उतना ज़्यादा उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलता है। जो टास्क मिलता है उसको इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करके करना पड़ता है। तो इधर हम लोगों को पूरा पिक्चर देखेंगे कि एसोसिएट इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर वन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर वन का क्या रोल है और कौन कौन होता है। ठीक है। मैक्सिमम फिक्सिंग द बग, ठीक है, राइट स्मॉल फीचर, कुछ फीचर मिलता है उसको लिखने के लिए होता है। कंपनी कोड बेस जो है वो समझना होता है, लर्न करना होता है और सीनियर जो इंस्ट्रक्शन देता है वो फॉलो करना होता है। मैक्सिमम लेवल ऑफ सिम अभी है। SD2, SD1 भी इधर कवर कर लिया। SD2 होता है 2 to 4 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है। इधर मेन फोकस है इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स, मतलब एक पर्टिकुलर मॉड्यूल मिलता है, उसका मॉड्यूल का अंदर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कोड स्ट्रक्चर और कोड का जो क्वालिटी होता है उसको इम्प्रूव करना। ठीक है। सो अभी हमें कोडिंग परसेंटेज भैया क्या है, इधर कोडिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होता है, सिर्फ कोड में फोकस करता है। और जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा कोड में फोकस कम होगा, मेन एप्लीकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी में फोकस होगा। ठीक है। उसका स्ट्रक्चर, बिहेवियर, देन नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट रहता है उसमें फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। सो देन हम लोग देख सकते हैं कि SD2 का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोंट कंप्लीट द मॉड्यूल, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जो बोला नॉन फंक्शनल उसका ऊपर होता है। गाइड जूनियर, मतलब न्यू कोई ज्वाइन करेगा उसको KT देना पड़ेगा, उसका टास्क समझाना पड़ेगा। ठीक है। ये होता है SD2 का। अभी है कि सीनियर SD और SD3, 4 to 7 ईयर एक्सपीरियंस, डिज़ाइन प्लस मॉनिटरिंग। ठीक है। कोडिंग थोड़ा कम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कम होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत हाई। ठीक है। इसका है SD3। ठीक है। SD3 का मेनली मेंटरिंग फॉर SD1 and 2, सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, रिव्यू अदर कोड, को मेनली काम होता है रिव्यू करना। ठीक है। सो स्किल नीडेड सिस्टम डिज़ाइन, आर्किटेक्चर बेसिक, क्योंकि उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होता है ना, एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए। सो इसलिए सिस्टम डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है। टेक लीड और टीम लीड, 6 to 9 ईयर एक्सपीरियंस, ये वैरी करता है कंपनी टू कंपनी। क्या होता है, मेन फोकस टीम प्लस डिलीवरी। इसको होता है साइन है पावरफुल, मतलब इसको सब कुछ आना चाहिए। टीम लीड को टीम मैनेज करना, मैनेजमेंट स्किल चाहिए, कोडिंग स्किल भी चाहिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा तो उसको हैंडल करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटना आना चाहिए। ठीक है। सो ये होता है, इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टीम लीड का। तो इधर आप देख सकते हैं टीम लीड का टास्क डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। टेक्निकल डिस्कशन करना पड़ता है कि क्या क्या होगा, डिलीवरी ओनरशिप, ओनरशिप लेना पड़ता है कि कब खत्म होगा, क्यों खत्म नहीं हुआ, क्यों स्पिल ओवर हुआ, काइंड ऑफ। ठीक है। और टीम मॉनिटरिंग, कोडिंग लिमिटेड बट क्रिटिकल कोड, जो क्रिटिकल कोड आएगा किसी को समझ नहीं आएगा उसको आगे उसको बढ़ना पड़ेगा। अभी है आर्किटेक्ट।
8 to 12 ईयर एक्सपीरियंस मेनली है सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, एक गोल्ड क्यों है? क्योंकि इधर आर्किटेक्चर कोडिंग ज़्यादा नहीं लगेगा, इधर आर्किटेक्चर नॉलेज ज़्यादा लगेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रिटिकल। सो इधर आर्किटेक्ट का देख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफाइन सिस्टम आर्किटेक्चर, चूज टेक स्टैक, कौन सा टेक स्टैक यूज होगा, क्यों हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लाइक क्यों उसको हैंडल करेगा, कैसे हैंडल करेगा। ठीक है, उसका बाद कुछ बजट मैनेजमेंट का भी देखना पड़ेगा, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या वगैरह भी आर्किटेक्ट देखेगा कि जो रिक्वायरमेंट है उससे हम लोग को कैसे स्केलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी प्लानिंग, लॉन्ग टर्म टेक्निकल विजन। सो ये है आर्किटेक्ट। अभी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और डायरेक्टर 10 टू 15 ईयर एक्सपीरियंस, स्ट्रैटेजी प्लस पीपल मैनेजमेंट, कोडिंग भी कम रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर डिपेंड करता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। टीम ग्रोथ, डिलीवरी प्लानिंग, हायरिंग, डायरेक्टर करता है, हायरिंग करता है कुछ कुछ। और उसके बाद क्रॉस टीम कोऑर्डिनेशन, एक डायरेक्टर के पास बहुत सारा आर्किटेक्ट रहता है, बहुत सारा टीम लीड रहता है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। सीटीओ 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। टेक्नोलॉजी विजन, उसका टेक्नोलॉजी ग्रोथ क्या करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है अपना टीम में, और उस टेक्नोलॉजी का ग्रोथ, जैसे एआई आया, एआई मार्केट में अडेप्ट करना है। ठीक है, कैसे एआई में ग्रोथ बना, वो थोड़ा बहुत उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहता है। तो ये है सीटीओ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, टॉप टेक्नोलॉजी लीडर टू कंपनी, टेक्नोलॉजी विजन, लॉन्ग टर्म रोड मैप, मतलब अपकमिंग ईयर में क्या होगा, क्या सीखना पड़ेगा, कंपनी को कैसे ग्रोथ करेगा टेक्निकली, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो अभी हम लोग ये वाला डिस्कशन किए हैं क्योंकि हम लोग को पूरा जो रोड मैप है वो समझ में आ जाएगा कि कैसे इम्प्रूवमेंट होता है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, उसका हिसाब से हम लोग का स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, आज के लिए इतना दूरी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।